हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें पहला कंसेप्ट स्टेज ऑफ नंबर्स। उसमें हमने नंबरों का संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें प्राक संख्याओं को देखा था, दो प्रकार की होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। आज और देखेंगे प्राक संख्याओं को और किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। प्राक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है कि प्राक संख्याओं को दो प्रकार से और विभाजित किया जा सकता है। जैसे आपने सुना होगा सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है, वह संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है या दो से पूर्णतः विभाजित होती है, वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कौन सी होती है? वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो तो सम संख्या कहलाती है, और वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। सम संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, और प्राक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब सम संख्या को 2n + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। सम संख्या को 2n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सम संख्या को 2n की फॉर्म में लिखा जाता है हमेशा, कि कोई भी सम संख्या को हम 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार विषम संख्या को (2n ± 1) की फॉर्म में लिखते हैं। सम संख्या वो होती है जिसको 2n की फॉर्म में लिखा जाता है, और विषम संख्या वो होती है जिसको 2n ± 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वह विषम संख्या होती है, और जिसको 2n की फॉर्म में लिखा जा सकता है वह सम संख्या होती है। अब बात यह रहेगी जैसे कि सम प्लस सम, अगर दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है। अगर दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है, और यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है, विषम प्लस विषम, अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो भी हमेशा एक सम संख्या मिलती है। अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो भी हमेशा एक सम संख्या मिलती है। अगर दो सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो भी हमेशा एक सम संख्या मिलती है। और अगर एक सम और एक विषम
संख्या को जोड़ा जाता है। जैसे एक सम संख्या 2 ले ली और एक विषम संख्या 3 ले ली तो 5। और अगर एक सम और एक विषम संख्या को जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक विषम संख्या आएगी। ये भी आपको याद रखना है कि सम प्लस सम हमेशा सम संख्या आती है। अगर दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक सम संख्या आती है। अगर एक सम और एक विषम संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक विषम संख्या आती है। अब गुणा करके देख लेते हैं इनको। अगर दो सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, सम गुणा सम, अगर दो सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है। अगर दो विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, विषम गुणा विषम, अगर दो सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है। अगर दो विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा एक विषम संख्या मिलती है। अगर दो विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा एक विषम संख्या मिलती है। अगर दो सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है। अगर एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, अगर उनको आपस में गुणा किया जाता है, अगर एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो, अगर उनको आपस में गुणा किया जाता है, जैसे सम के तौर पर हमने मान लिया 2 और विषम के तौर पर हमने मान लिया कि 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा। अगर सम संख्या 4 मान ली और विषम संख्या 1 मान ली तो भी 4 मिलेगा। इसका मतलब सम संख्या को जब विषम संख्या से गुणा किया जाता है तो हमेशा एक सम संख्या मिलती है। अब बात रह गई जीरो की। जीरो इज ए इवन नंबर। जीरो एक सम संख्या होती है। जीरो इज ए इवन नंबर। जीरो एक सम संख्या है। 0 1 सम संख्या होती है। 0 एक सम संख्या होती है। आप यहां रख के देख लो, जैसे एक 0 हमने सम मान लिया और एक 2 मान लिया तो भी सम आया। अगर 0 मान लिया सम और एक सम और मान ली 2 तो भी 0 उत्तर आया। इस कारण क्या हो गया कि 0 भी एक सम संख्या होती है। अगर दो, ये हो गई सम और विषम संख्याओं का जोड़ करना और ये हो गई सम और विषम संख्याओं की गुणा करना। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसके अंदर, संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं जिसको बोला जाता है इंग्लिश में परफेक्ट नंबर। अब संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? संपूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिनका गुणनखंड करने पर स्वयं को छोड़कर बाकी गुणनखंडों को जोड़ने पर अगर वह संख्या सेम प्राप्त हो जाती है तो वो सभी संपूर्ण संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 6 के फैक्टर, 6 में 1 का भी भाग जाता है, 6 में 2 का भी भाग जाता है, 6 में 3 का भाग जाता है और 6 में 6 खुद का भाग जाता है। अब ये एक संपूर्ण फैक्टर है। कैसे पता चला? ये एक संपूर्ण संख्या है। कैसे पता चला? कि हम जो संख्या ले रहे हैं उस खुद को फैक्टर को छोड़ देंगे और बाकी जो फैक्टर बच गए उनको आपस में जोड़ेंगे। अगर यह संख्या मिल गई तब तो यह एक संपूर्ण फैक्टर, संपूर्ण संख्या है। अगर नहीं है फिर जैसे पीछे फैक्टर बच गए 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब ये 6 एक संपूर्ण संख्या है, एक परफेक्ट नंबर है। और सबसे छोटा परफेक्ट नंबर भी 6 होता है, 1 अंक का। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 28 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 28 में 1 का भाग जाता है, 28 में 2 का भाग जाता है, 28 में 4 का जाता है, 28 में 7 का जाता है और 28 में 14 का जाता है और खुद 28 का भी जाता है। और 28 खुद को हम काउंटिंग नहीं करेंगे और बाकी जो फैक्टर बच गए उनका जोड़ करेंगे। जैसे 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अब देखो 14 और 7
14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28। इसका मतलब 2 अंक की सबसे छोटी परफेक्ट नंबर है वो 28 होता है। अब इनके लिख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे छोटा फैक्टर 1 अंक का होता है 6, और 2 अंक का होता है 28, और 3 अंक का होता है 496, और 4 अंक का होता है 81 28। ऐसे ऐसे चलता रहता है। ये सभी परफेक्ट नंबर है जिनके सम के गुणनखंडों को छोड़कर बाकी गुणनखंडों का जोड़ किया जाता है तो वह संख्या सेम प्राप्त हो जाती है, वह परफेक्ट नंबर होते हैं। और हम नंबर सिस्टम में स्टडी ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। आज ये स्टडी ऑफ नंबर्स खत्म हो जाएगा, कल हम शेष पद पर चर्चा करेंगे। अब एक लास्ट कंसेप्ट और बचा हुआ इसमें कि कोई एक संख्या है, अगर उसमें 2 और 5 के गुणनखंड का भाग दिया जाए तो ये एक शांत दशमलव होता है। ये एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव। अगर n एक कोई नंबर है, उसमें 2 और 5 के अलावा किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो ये अशांत दशमलव होता है। यह एक अशांत दशमलव होता है, अशांत दशमलव होता है लेकिन पुनरावर्ती। अशांत में भी पुनरावर्ती दशमलव होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अगर किसी संख्या में 2 और 5 का भाग दिया जाता है तो उसको शांत दशमलव होता है। 2 और 5 के अलावा किसी भी गुणनखंड का भाग दिया जाता है तो वह एक अशांत दशमलव होता है, लेकिन वह एक पुनरावर्ती दशमलव होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने कोई भी एक नंबर मान लिया जैसे 5। अगर 5 के अंदर 6 का भाग देना है तो ये शांत दशमलव होगा या अशांत पुनरावर्ती दशमलव होगा। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/6 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 3। अब देखो 2 तो है बट 5 नहीं है। अगर 2 या 5 के अलावा एक भी फैक्टर अलग आ गया तो ये एक अशांत दशमलव हो गया। ये एक अशांत पुनरावर्ती दशमलव, ये एक अशांत पुनरावर्ती दशमलव हो गया। अगर 5/6, 5/6 का 5 का अपॉन 2 गुणा 3, अगर 2 और 5 के अलावा एक भी फैक्टर आ जाए अलग तो वह एक अशांत दशमलव होता है, और अशांत में भी पुनरावर्ती वाला दशमलव होता है। अगर मैंने नया एग्जांपल ले लिया तो देखो, जैसे मेरे को अगर 29 के अंदर भाग देना है 10 का, अगर 29 के अंदर भाग देना है 10 का तो हम 29/10 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब ये 2 और 5 के अपॉन में ये 10 है, वो 2 और 5 का मल्टीपल है। 2 और 5 के अलावा कोई भी इसका अलग गुणनखंड नहीं है तो ये एक शांत दशमलव होगा। यह एक शांत दशमलव होगा, यह एक शांत दशमलव होगा जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य फैक्टर नहीं है, वो शांत दशमलव होता है। वैसे मैंने आपको बताया था पीछे शांत दशमलव कौन से होते हैं, अशांत, अनावर्ती और पुनरावर्ती दशमलव कौन से होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा कि कोई भी नंबर में जब 2 और 5 के मल्टीपल का भाग दिया जाता है तो एक शांत दशमलव प्राप्त होता है। 2 और 5 के अलावा किसी भी मल्टीपल का भाग दिया जाता है तो एक अशांत दशमलव प्राप्त होता है, वो भी एक पुनरावर्ती दशमलव। जैसे एक और कंसेप्ट है लास्ट इसके अंदर, फिर स्टडी ऑफ नंबर्स हमारा खत्म हो जाएगा। हम नंबर सिस्टम में कल रिमाइंडर पर चर्चा करेंगे। जैसे किसी भी वर्ग संख्या को, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को हमेशा n² के रूप में लिखा जाता है, और किसी भी पूर्ण घन संख्या को n³ के रूप में लिखा जाता है। अगर पूर्ण वर्ग भी लिखना हो और पूर्ण घन भी लिखना हो साथ में तो उसको n की घात 6 के रूप में लिखा जाता है।
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को हमेशा n स्क्वायर के रूप में लिखा जाता है और किसी भी एक पूर्ण घन संख्या को हमेशा n के क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। और पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों ही साथ में लिखना हो तो इसको n की घात 6 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर इन सब का एक एक एग्जाम्पल देखे तो जैसे मैंने लिया 144 का मतलब 12 का स्क्वायर, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इस कारण इसको n स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। अगर मैंने ले लिया पूर्ण जैसे 8 को अगर हम देखें तो 2 की घात 3 होता है, इसको भी एक पूर्ण घन के रूप में लिखा जा सकता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसको 12 का पूर्ण वर्ग है तो n स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा। अगर कोई संख्या पूर्ण घन है तो इसको n के क्यूब के रूप में लिखा जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है उसको n की घात 6 के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक संख्या होती है 64 का मतलब 8 का स्क्वायर होता है और 4 का क्यूब होता है। यह एक संख्या ऐसी है जिसको पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। इस कारण हम इनका कंबाइंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 6 n की घात 6। इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों ही संख्या है कोई एक संख्या तो इसको n की घात 6 के रूप में लिखा जा सकता है। वह पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों संख्या होती है। नंबर सिस्टम में हम स्टडी ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे जिसमें आज 5वीं क्लास है, उसमें हमने स्टडी ऑफ नंबर्स पूरा कंप्लीट कर दिया। कल हम शेषफल पर चर्चा करेंगे जिसमें हमने संख्याओं का अध्ययन किया और अलग अलग प्रकार की संख्याओं को लेके सबका एग्जाम करेंगे। हर संख्या को आपको बता दिया मैंने और कल हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसमें होगा रिमाइंडर।